हाय देयर वेलकम टू द उर्दू टेंथीस। तो है ना, आज हम लोग क्लास 10th के है ना उर्दू सैंपल पेपर की सॉल्यूशन वीडियोस का हम लोग का पार्ट 2 है। आज हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या किया था, हमारा जो भी अनसीन पैसेज था, जो सीन पैसेज था, वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए थे उसका सॉल्यूशन। तो आज है ना हम लोग हिस्सा बे का जो राइटिंग स्किल्स में जितना भी पोर्शन है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब बिला वक्त से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सवाल नंबर 5 है, मंदरजा झील उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। मतलब कि हमें 250 वर्ड्स पे है ना, नीचे 3 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक को जो हमें आता है उसमें हमें लिख के और 250 वर्ड में लिखना है और हमारा 10 मार्क्स मिल जाएगा। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोग चलो अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे लिखते हैं। तो और देखो इसमें जो जो पहला क्या है, साइंस की फवायद और नुकसानात के बारे में, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी, इसके फवायद और नुकसानात, लाइक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बारे में बताना है हमें। उसका सेकंड क्या है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, मतलब कि लाइक हेल्थ इज वेल्थ टाइप का जो टॉपिक हुआ है ना, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, वही है। और तीसरा हमारा पसंदीदा शख्सियत। मैं पहले ही पार्ट में बोला था कि अगर तुम्हें पसंदीदा शख्सियत अगर मजमून में लिखने आ जाए ना, तो तुम्हें ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो अनसीन पैसेज है उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लंबा चौड़ा चीज दिया है, तो हम लोग वहीं का चीज है ना एक्सट्रैक्ट करके अपने मजमून में लिख लेंगे। तो मैं है ना पसंदीदा शख्सियत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हूं, और इसमें ना जो पैसेज में दिया हुआ था वही सेम कॉपी पेस्ट कर दिया हूं, और इस तरीके से किया हूं कि हमारे पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। लाइक देखो, मजमून लिखने का फॉर्मेट क्या है, जैसे स्टार्टिंग में ना हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, लाइक कोई भी टॉपिक है उसका हमें इंट्रो देना पड़ेगा। अब सेकंड पैरा में है ना, तुम उसके बीच का जितना भी नफ्स मजमून, जो इसके बीच का जो भी टॉपिक है ना, वो सारे लिखो, और एंड ऐसे करो कि लाइक लगे कि एंडिंग है इस चीज का, ऐसा नहीं कि बीच में लगे कि एंड हो गया, ठीक। तो बस 3 पैरा है बस, और इसमें हमें 10 मार्क्स मिलता है। तो चलो चलो अब हम लोग पहले है ना साइंस की फवायद और नुकसानात के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो देखो हमारा टॉपिक क्या है, साइंस के फवायद और नुकसानात। तो साइंस है क्या, हमें साइंस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है। अब तुम ही सोचो कि साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें जितने भी सारे बेनिफिट्स तुम्हें नजर आ रहे होंगे, इसके नुकसान भी है, लाइक बहुत ही ज्यादा इसके फायदे है कोई चीज के, तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अपने से बना चढ़ा के लिखना है। तो अब देखो इसका क्या है ऐसे, ठीक। तो देखो, साइंस इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। ये ना सिर्फ हमारे रोजमर्रे के मसाइल को हल करती है, बल्कि दुनिया भर में तरक्की की रफ्तार को तेज भी करती है। साइंस ने इंसान को जिंदगी को बेहतर बनाने के बहुत से तरीके सिखाए हैं, और ये बहुत सारी नई इजादात का जरिया बनी है। तो ये देखो, ये जो इतना चीज लिखे ना हम लोग, साइंस इंसान की जिंदगी से लेके जरिया बनी है तक, इसका है ना हमें 3 मार्क्स मिल गया। लाइक ये जो हमारा तारुफ था, साइंस के फवायद क्या है, तो साइंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, इसका हमें 3 मार्क्स मिल गया। लाइक इतना अगर लिख के भी कोई छोड़ देता है तो उसे 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। साइंस के फवायद बेशुमार है। इसने तलब टेक्नोलॉजी और मवासलाती के मैदान में इनकलाब बर्पा किया है। लाइक टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर जो भी मवासलाती, लाइक जो इंटरनेट, वाईफाई, तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें जो मतलब इनकलाब, लाइक एक तरह से रिवॉल्यूशन पैदा हुआ है। इलाज के नए तरीके, जदीद आलात, लाइक अब कितना हॉस्पिटल वगैरह में कितनी ज्यादा तुम्हें टेक्नोलॉजिकल वाली चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। इलाज के नए तरीके, जदीद आलात, लाइक न्यू न्यू टूल्स हो गए, लाइक अब रोबोटिक किचन हो गया, या फिर कोई एआई टूल्स हो गए। ये सारा कुछ तुम्हें टेक्नोलॉजी के जरिए ही समय हो रहा है ना। और आसान सफरी जराए, लाइक जो पहले था बैलगाड़ी था, फिर मतलब कि ट्रेन वगैरह हुआ, तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ, फिर हवाई जहाज वगैरह, और क्या हाइपर लूप वगैरह। तो ये सारा कुछ क्या टेक्नोलॉजी ही चेंजेस बता रहा है। तो और आसान सफरी जराए हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। दुनिया भर में मालूमात के तबादला बहुत तेज हो गया है, जिससे इंसानियत की फलाह में इजाफा हुआ। साइंस ने इंसान को जमीन के वसाइल का बेहतर इस्तेमाल सिखाया, और कुदरती आफात के मुकाबले में बचाव के नए तरीके दरियाफ्त किए। लेकिन साइंस के कुछ नुकसानात भी है। देखो हम लोग फर्स्ट पैरा में क्या एडवांटेज बताएं, देखो साइंस के फवायद बताना और नुकसानात बताना है। तो हम लोग फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट पैरा था उसमें तो हम लोग इंट्रोडक्शन दिए, तो हमारा 3 मार्क्स हुआ। अब हमें नफ्स मजमून में एक में हमें एडवांटेज बताना होगा और एक में डिसएडवांटेज, तो हमारा ये बीच वाला जो पार्ट होता है नफ्स मजमून, इसका हमें 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो लेकिन साइंस के कुछ नुकसानात भी है। ज्यादातर इजादात का गलत इस्तेमाल भी किया गया है, लाइक कोई टेक्नोलॉजी का मिस यूज भी होता है। हाँ, जैसे एटमी हथियार, जैसे कि एटम बम हो गया, एटॉमिक बम, हाँ, एटमी हथियार का इस्तेमाल जो दुनिया के अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। इस तरह जदीद टेक्नोलॉजी ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया, और सेहत के मसाइल जैसे जहनी दबाव और आंखों की बीमारी को बढ़ा दिया। लाइक जो अभी जहनी मसाइल, जो डिप्रेशन वगैरह की बीमारी और आंख की जो बीमारी वगैरह को भी बढ़ा दिया। तो जैसे हर चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, वैसे ही हमें फर्स्ट पैरा में, मतलब कि सेकंड पैरा में हमें बताना है एडवांटेज, और उसके बाद डिसएडवांटेज बताए। तो हमारा बीच का जो टॉपिक था, नफ्स मजमून था, जो मेन बॉडी पार्ट था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें इतना अगर
लिख देते हैं ना तो हमें 7 मार्क्स मिल जाएगा, लाइक ऊपर का 3 और इसका 4, और ये जो लास्ट पैराग्राफ है आखिरकार से लेके, और इसका हमें 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक। वो आखिरकार साइंस का इस्तेमाल इंसानियत के फायदे के लिए होना चाहिए। इसके फवायद इस वक्त तक अहम है जब तक इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। और लास्ट में हमें अपना अपना कुछ यहाँ पे देना होता है ना, कि डिपेंड करता है टॉपिक पे। तो ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग एंड करने जा रहे हैं, तो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर साइंस को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसके नुकसानात कम से कम हो सकते हैं। हमें साइंस को इंसानियत की खिदमत में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दुनिया में खुशहाली और अमन हो। देखो इतना इजी सा, लाइक तुम कोई चीज को अगर दिमाग में अगर फ्रेम करके सोचोगे, लाइक पहली बार आ गया साइंस के फवायद नुकसानात क्या लिखे क्या लिखे। अब जैसे अगर तुम 2 मिनट शांति से सोचोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ हमें थोड़ा सा बेनिफिट बताना है, बेनिफिट क्या क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, ये हो, हाँ अब टेक्नोलॉजी का मिस यूज भी होता है, तो हमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लिखना है और उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख देना है, बस 10 मार्क्स मिल जाएगा। 10 मार्क्स बहुत होता है, ठीक। तुम्हारे ओवरऑल परसेंटेज का 2%। तो ये देखो, ये हमारा हो गया। तो ऐसे ही फर्स्ट पैरा का हमें मिल जाता है 3 मार्क्स, और यहां से यहां का हमें 4 मार्क्स मिल गया, और लास्ट वाले का हमें 3 मार्क्स मिल गया। तो हमें इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि पैरा चेंज करने में लाइन का गैप होना, या फिर लाइन का गैप नहीं करे, ऐसा देखो ये इतना कोई मसला ही नहीं है। लाइन का गैप दो चलेगा, नहीं गैप दो तो भी चलेगा, लेकिन अभी हमारे पास स्पेस है। अगर तुम ज्यादा लंबा ऐसे लिखते रहोगे ना तो एकदम मतलब समझ भी नहीं आएगा कि नफ्स मजमून कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से इंट्रोडक्शन कहाँ पे खत्म हुआ है। तो अगर तुम्हारे पास अगर लाइन का गैप दे सकते हो तो दे देना, कोई ऐसा नंबर नहीं कटता है, ठीक। यहाँ पे देखो कितना कायदे से हो गया, एक पैरा मतलब ऐसा करके 3 या 4 पैरा लिख दो, तुम्हारा हो जाएगा काम, ठीक। तो अब देखो इसमें हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, तंदुरुस्ती हजार नेमत, लाइक हेल्थ इज वेल्थ वाला जो था। तो हम लोग उसको अब देखते हैं क्या। इसमें भी ऐसे ही 4 पैरा है। 4 पैरा में पहला पैरा इंट्रोडक्शन हो गया, और 2 पैरा हमारा नफ्स मजमून हो गया जो मेन बॉडी पार्ट हो जाएगा, और लास्ट में हमारा लास्ट पार्ट हो जाएगा जो हमारा इख्तिताम का होगा, उसका 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक। तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है जो इंसान को जिंदगी भर की खुशियों और कामयाबियों का दरवाजे खोल देती है। सेहतमंद जिस्म और जहन जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी के लिए जरूरी है। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो वो जिंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है। तो सही जाहिर सी बात है, अगर तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा कितना मोरल हो कि आज तो ये निपटा देंगे, ये चैप्टर निपटा देंगे, एकदम आज तो 100 में 100 ले आएंगे, लेकिन बीमार पड़ गए या फिर कोई भी अगर मन थोड़ा सा भी अगर हेडेक हो गया, कुछ हो गया, तो उस टाइम थोड़ा सा नहीं मन करता है। तो आदमी के पास अगर तंदुरुस्त सेहत रहती है तो सेहत की कितनी अहमियत है, ठीक। तो तंदुरुस्ती की अहमियत को हम रोज महसूस करते हैं। एक सेहतमंद जिस्म में इंसान का दिमाग भी तेज और चाको चौबंद रहता है। सेहत के मसाइल से आजाद इंसान अपनी तालीम, काम और दीगर सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है। वर्जिश, सेहतमंद ग़िज़ा और मुनासिब नींद तंदुरुस्ती के अहम अज्जा हैं। लाइक जो एक्सरसाइज हो गया, बेसिक एक्सरसाइज हो गया, सेहतमंद ग़िज़ा लाइक हेल्थी डाइट, लाइक जो पिज़्ज़ा बर्गर या फिर प्रोसेस्ड फूड, ये सब को नहीं खाना, और मुनासिब नींद लाइक जो 7 घंटा 8 घंटे की जो प्रॉपर स्लीप होती है उसे तो मेंटेन करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अज्जा है। इन आदत को अपना कर इंसान ना सिर्फ बीमारियों से बच सकता है बल्कि जिंदगी की खुशियों का भी भरपूर लुत्फ उठा सकता है। लाइक तुम्हारे पास कितनी भी लग्जरी चीज हो, लाइक अब तुम्हारे पास सेहत ही नहीं रहेगी तो तुम उसका मजा ही नहीं उठा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी सेहत भी रही ना और उसके बाद जो चीज है उसका तब मजा है। तो सेहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक है, लेकिन तंदुरुस्ती को बरकरार रखने का भी एक जिम्मेदारी है। आजकल की जिंदगी में बहुत से अवामिल जैसे गैर सेहतमंद ग़िज़ा, जो भी पिज़्ज़ा बर्गर, गैर फ़ाल तर्ज ज़िंदगी, ज़हनी दबाव हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं। अगर हम इन चीज़ों पर काबू पाते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आखिरकार तंदुरुस्ती इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। इसका कदर करना और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, हमें अपने सेहत का ख्याल रखना हम पर फ़र्ज़ है, ठीक। हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। तंदुरुस्त रहकर हम अपनी ज़िंदगी के भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों के लिए एक बेहतर मिसाल बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। समझ में आ गया? पहला पैरा का 3 मार्क्स मिल गया, और यहाँ तंदुरुस्ती से लेके गुज़ार सकते हैं का यहाँ से यहाँ तक का 4 मार्क्स, और लास्ट वाले पैरा का 3 मार्क्स, और हमारा 250 वर्ड में मज़मून लिखा गया। अब 250 वर्ड तुम देख लेना कि 250 इतना, इस चीज़ को है ना, ये है ना, इसको तुम कॉपी पेस्ट करके अभी अपनी कॉपी में खुद से लिखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा 250 वर्ड कितना, तुम्हारी राइटिंग का जो फॉन्ट साइज होता है वो तुम्हारा बड़ा होगा, तो तुम्हें ज्यादा पेज ऑक्यूपाइड करेगा। अगर छोटा लिखते होगे तो कम में हो जाएगा। तो तुम एक बार इसको है ना लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना ये पूरा जो राइटिंग सेक्शन है ना इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तुम्हें बहुत आसानी होगा एग्जाम में। तो ठीक, उसका है ना देख के कॉपी में खुद से लिख लेना, इससे एग्जाम के लिए भी तुम्हारे बेहतर हो जाएगा, तुम्हारी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, और तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या पैरा है। तो बहुत ही ज्यादा 10 मार्क्स का तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा तुरंत में।
अब हमारा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो मैं पसंदीदा शख्सियत वाली बात किया था, हाँ, अब देखो मैं ऊपर का पैराग्राफ को कहां पे यूज किया हूं और कैसे मेरा फ्री फंड में, मतलब कि सोचना ही नहीं पड़ा ज्यादा। देखो फर्स्ट पैरा जो है वो तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में तो हमें वहां से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना। देखो इंट्रोडक्शन क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के साबिक सदर, एक अजीम साइंसदान और अवामी रहनुमा थे। ये इतना बात सब जानता है कि एक अजीम साइंसदान से अवामी रहनुमा थे, ये सब चीज तो लिख सकते हो ना। इनकी शख्सियत, अब देखो अवामी रहनुमा, तुम्हें इस टाइप का वर्ड नहीं याद आ रहा, तो जो बेसिक वर्ड याद आ रहा है, मतलब हिंदुस्तान के बेहतरीन शख्सियत थे, वही लिख देना, सब चलता है, ठीक। इनकी शख्सियत ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में मशाले राह है। मशाले राह लाइक मतलब कि तुम समझ लो कि मशल मतलब टॉर्च होता है, मतलब कि एक रोशनी का रास्ता, राह रास वाला, ठीक है, मशाले राह। वो अपने अखलाक, इल्म और कौमी खिदमात के बदौलत मिसाइल मैन और अवामी सदर के लक़ब से मशहूर हुए। अब तो हमारे ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब इंट्रोडक्शन में इतना सोच के तो लिख ही सकते हैं। अब देखो अब होता है कॉपी पेस्ट वाला काम स्टार्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम का ताल्लुक तमिलनाडु, ये फर्स्ट पैरा में था ना, फर्स्ट पैरा खोलो, फर्स्ट पैरा तुम्हें है ना, तुम्हारे पास सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना नीचे से, या फिर तुम्हारे पास मिला होगा कहीं पर से सैंपल पेपर का। देखो कैसे मैं कॉपी पेस्ट किया हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का ताल्लुक तमिलनाडु के एक मुतवस्सित खानदान से था। वो जो था ऊपर में लिखा हुआ, हाँ, इनके वालिद माहीगीरों को कश्ती किराए पर दिया करते थे। देखो इसका कोई सेंस नहीं बनता इससे, लेकिन ये हमारा ऊपर से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और ये जो नफ्स मजमून जो मेन बॉडी पार्ट है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख दो चल जाता है, ये रास की बात है, ठीक। ठीक, देखो तुम्हारा उर्दू में दो ही जगह मार्क्स कटेगा, लाइक तुम अगर ब्लैंक छोड़ोगे तब मार्क्स कटेगा, या फिर एमसीक्यू में गलत होगा। अगर ये दोनों नहीं होता है ना, और तुम कुछ भी उतना ज्यादा सोच के नहीं फॉर्मेट टर्मेट का ध्यान रखते हो, तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 आने की पूरी गारंटी है, ठीक। तो क्या हमारा क्या था कि इनके वालिद माहीगीरों को कश्ती किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, मगर उनके दिए हुए इल्मी जिंदगी के सबक अब्दुल कलाम के लिए रहनुमा उसूल साबित हुए। गुर्बत के बावजूद अब्दुल कलाम ने हिम्मत न हारी। अपनी इब्तदाई तालीम के दौरान इन्होंने अखबार तकसीम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन किए के बाद वो हिंदुस्तानी तहकीकाती इदारे में शामिल हुए और खलाई तैयारों के मंसूबों पर काम किया। हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट, अब ये सारा कुछ हम वो ऊपर के पैरा ही से हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे को लॉन्चिंग में इनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। 1979 में इन्होंने भारत के पहले एटम बम का तजुर्बा की क़यादत की, जिसके बदौलत इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इनकी खिदमत हिंदुस्तान की दिफाई ताकत और मजबूत बनाने में अहम थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम की सादगी, मेहनत और कौमी खिदमत का जज्बा हमें ये सिखाता है कि मुश्किलात के बावजूद कामयाबी मुमकिन है। इनकी जिंदगी हम सब के लिए मशअल राह है। तो ये हमें पूरा जैसे एक इंट्रोडक्शन हमारा दिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के साबिक सदर, ऐसे करके इंट्रोडक्शन दिए, और हम लोग जो एंड किए, इख्तिताम जो लगा, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ पूरा मतलब कुछ समेट के हम लोग एक एंडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि बीच ही में ऐसे को छोड़ के भाग गए। तो हमें इस तरह से करना है, ठीक। बस 4 पैरा ऐसे ऐसे करके लिख लेना एक बार कॉपी में खुद से, और तुम्हारा यहाँ का काम हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सवाल नंबर जो हमारा है सवाल नंबर 6 है। अपने स्कूल के सदर मुदर्रिस के नाम बीमारी से मुतालिक एक खत लिखे। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को है ना, लाइक तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम नहीं आ पाओगे, या फिर छुट्टी उट्टी चाहिए, उसके लिए तुम्हें एक खत लिखना है। या तो फिर अपने वालिद से साहब का नाम, अपने वालिद साहब से रकम मंगवाने के लिए एक खत लिखे, लाइक तुम कहीं हॉस्टल वॉस्टल में रहते हो और मतलब कि वालिद साहब से तुम्हें पैसे मंगवाने हैं। ये दो टॉपिक है, या तो वो लिखो इधर फर्स्ट या फिर सेकंड। तो हम दोनों बताते हैं कि क्या है। चलो हम लोग देखते हैं कि वो सदर मदरस वाला था। जवाब नंबर 6 का सदर मदरस के नाम खत, जो हमारे प्रिंसिपल के नाम खत होता है ना, इसका फॉर्मेट देखो, देखो कैसे कैसे मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे तुम्हें ना, मतलब कि 4 मिनट बहुत बोल रहा हूं मैं, 2 से 3 मिनट में ना तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा खत, और तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएगा। ये 5 मार्क्स है, ठीक। सोचो मैथ का या फिर एसएसटी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितना बड़ा होता है, उसमें कितना कुछ लिखना होता है। यहाँ 5 मार्क्स में बस और तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक। तो ये देखो सदर मुदर्रिस के नाम, ये जो खत है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है, बखिदमत जनाब सदर मुदर्रिस। ये तुम कोई को भी लिख रहे हो तो बखिदमत जनाब सदर मुदर्रिस, या फिर बखिदमत जनाब वालिद मोहतरम, तो ये तो लिखोगे ही ना। और उसके बाद उन्हें ग्रीट्स करोगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अगर लिखने आ रहा है तो अस्सलाम वालेकुम भी चल सकता है, या फिर सिर्फ सलाम से भी काम चल जाता है, ठीक। ये तुम्हारा हो गया अलकाब हो गया। और पता है इसका है ना, तुम्हें 1 मार्क्स पूरा मिल गया, पूरी 1 मार्क्स मिल गया बस 2 लाइन लिखने में। 2 लाइन में तुम मुश्किल से 10 वर्ड भी नहीं लिखे हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मैं ये खत आपको इत्तला देना, मैं जो लिखा हूं ना थोड़ा सा हल्का सा स्पेस छोड़ के देना, ठीक। मैं ये खत आपको इत्तला देने के लिए लिख रहा हूं कि मैं कुछ दिनों से बीमार हूं।
डॉक्टर ने आराम करने का कहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकूंगा। बराह करम मुझे चंद दिन की छुट्टी दे दें ताकि मैं आराम कर सकूं और जल्द सेहतयाब हो सकूं। कितना सिंपल लैंग्वेज है, कितना सलीस उर्दू है, ठीक। इंशाअल्लाह जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं दोबारा स्कूल आकर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। आपका फर्माबरदार तालिब इल्म अलिफ बे जिम। बस तुम्हें अपना नाम नहीं लिख देना है, मतलब कि सीबीएसई के वो बताए थे ना, उसके खिलाफ है, मतलब कि रूल के खिलाफ है। तो तुम्हें अलिफ बे जिम या फिर एक्स वाई जी एबीसीडी, उर्दू का एग्जाम है तो अलिफ बे जिम लिख देना और ये हो जाएगा। अब देखो, तुम्हें ये जो बखिदमत से लेकर सलाम तक लिखे, इसका 1 मार्क्स मिलता है। और मैं ये खत आपको इत्तला से लेके है ना, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, यहां तक है ना 3 मार्क्स मिल जा रहा है। और यहाँ पे ये देख सकते हो ये कितने कम वर्ड में तुम्हारा 3 मार्क्स मिल जा रहा है। और यहाँ पे जो है तुम्हारा आपका फरमाबरदार, ये कहाँ पे लिखना है, एकदम इधर नहीं लिखना है, ये यहाँ पे इधर साइड लिखना है, ठीक, देख लेना। आपका फरमाबरदार तालिब इल्म अलिफ बे जिम और इसका 1 मार्क्स मिल रहा है। और तुम्हारा ये देखो जो लेटर कंप्लीट हो गया। तुम ही बताओ इसको लिखने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? तुम अभी लिख के ट्राई करो, तुम्हें कितना वक्त लिख रहा है। पॉज करो वीडियो को, अभी लिखो, बैठ के लिखोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ इसमें कुछ एफर्ट डालो, बाद में ये तुम्हें बहुत काम आएगा। तुम बस एक बार फॉर्मेट देखोगे ना, तुम्हें झंझट ही नहीं रहेगा कि खत कैसे लिखाता है। बस सेकंड वाले खत की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे वालिद मोहतरम को खत लिखना है, ठीक। तो अब देखो, वैसे ही जवाब नंबर 6 है, वालिद मोहतरम के नाम खत क्या है? बखिदमत जनाब वालिद मोहतरम। सेम बखिदमत जनाब प्रिंसिपल था वहां पे, मतलब कि सदर मुदर्रिस था, और यहाँ पे वालिद मोहतरम है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 1 मार्क्स मिल गया। अब यह क्या है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और सब घर वाले भी खुश होंगे। ये तो सदाबहार लाइन है, कहीं भी घर के फैमिली मेंबर या फिर किसी को भी लिखना है, छोटे भाई को, बड़ी बहन को, ये उम्मीद है कि घर में सब खैरियत से होंगे, घर वाले भी खुश होंगे। मैं यहाँ अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक चल रहा है। ये मैं अपनी पढ़ाई भी दिल लगाकर कर रहा हूँ, ये भी एकदम सदाबहार कॉमन है। बचपन में जो तुम्हारा अगर उर्दू होगा या फिर हिंदी होगा बचपन में, वो तुम एकदम जो लेटर वेटर लिखते थे ना, सब में यही कॉमन लाइन है, ठीक। वालिद मोहतरम मुझे निसाबी ज़रूरियात के लिए कुछ रकम की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक आया, ठीक। वालिद मोहतरम मुझे निसाबी ज़रूरियात के लिए कुछ रकम की ज़रूरत है। बराह करम मेरे लिए इतनी रकम भेज दें, मैं अपनी किताब और दीगर ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम कर सकूँ। अल्लाह आपको सेहत और खुशियों से नवाज़े। अम्मी और सब घर वालों को मेरा सलाम अर्ज़ करें। आपका फरमाबरदार बेटा अलिफ बे जिम। बस ये देखो, फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट यही है, बखिदमत जनाब, उसका बाद सलाम थोड़ा इधर हो गया, और उम्मीद है कि आप जनाब, जो तुम्हारा बीच का मेन बॉडी पार्ट हुआ, इसका तुम्हारे 3 मार्क्स मिल गया, और लास्ट में आपका फरमाबरदार बेटा अलिफ बे जिम। देखो, इसको कॉपी में लिख के देखो, अगर ये ठीक-ठाक साइज़ लग रहा है, तुम्हें खुद से पता चल रहा होगा कि ये 5 मार्क्स के हिसाब से लग रहा है तो सही है। ये हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा ही छोटा लग जा रहा है, क्योंकि वो कॉपी है ना, मतलब इलोंगेटेड, ऐसे रेक्टेंगुलर होती है कॉपी, तो एकदम लगेगा कि एक ही लाइन में ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम में है ना, थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा लिखने की कोशिश करना, और हर एक वर्ड में है ना थोड़ा-थोड़ा स्पेस बढ़ा के कोशिश करना। उसमें लिखना कम पड़ेगा और लगेगा कि हाँ, थोड़ा-सा लिखा है। ये सब बच्चा ऐसे ही करता है, टीचर को भी पता रहता है कि बच्चा ये कर रहा है, लेकिन भाई एक फर्स्ट ग्लिम्स में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही कम लिखे हो, ठीक। तो ये हमारा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ, जो हमारा है, सैयद एहतशाम हुसैन की हालत ज़िंदगी और उनके तर्ज तहरीर पर एक नोट लिखें, या दरसी किताब में दिए गए सबक काट का घोरा का खुलासा लिखें। हमें सैयद एहतशाम हुसैन के ऊपर, मतलब सैयद एहतशाम हुसैन जो हमारे राइटर है, उनके बारे में हमें लिखना है, या फिर हमें काट का घोरा है उसका खुलासा लिखना है। काट का घोरा जो था ना, जो बंदू वाला जो कहानी था, हाँ, तो उसमें से तुम्हें जिसका जिसका अच्छे से कमांड हो, लाइक तुम्हें लग रहा है कि एहतशाम हुसैन में तो कभी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था और अच्छे से याद है मुझे कि वो कहाँ पैदा हुए थे, क्या था, कितना, तो तुम उन्हीं का लिख दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार उसमें तो बहुत ज्यादा सोच के लिखना पड़ेगा, बहुत बनाना पड़ेगा, तो तुम्हें इसमें का अगर कहानी तो पता ही होगा। मुझे उम्मीद है कि जान पहचान वाली सारे चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होगा, वो वाली वन शॉट वाली जो वीडियो है वो सब देख ही लिए होंगे। तो ये अगर आसान लग रहा है तो बस बना के लिख देना इसको। तो क्या है, प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहिल, जिला आजमगढ़ में हुई। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इलाहाबाद आ गए। फिर इसके यहीं इंतकाल हुआ। एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। वो कई किताबों के मुसन्निफ थे, मतलब राइटर थे, ठीक। तनकीद जायज़े, रवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़्कार मसाइल, एतबार नज़र इनकी अहम किताबें हैं, और इन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। बस इतना कुछ है प्रोफ़ेसर सैयद एहतशाम के बारे में, तुम्हारे बुक में इतना ही, इससे ज़्यादा लिखा ही क्या है। इतना लिख दो कि 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। तो या फिर तुम्हें ऑप्शन मिलता है बंदूक वाला जो था ना, काठ का घोड़ा, उसके बारे में। इसमें थोड़ा-सा खुलासा है तो तुम्हें थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा-सा मतलब समझ लो एक लॉन्ग आंसर टाइप का हो जाता है ना, वैसा लिखना पड़ता है। थोड़ा-सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें।
तो इस वक्त बंधु बेजा हो रहा था, तो तुम्हें खुलासा लिखना था एकदम स्टार्टिंग से, नहीं कि एकदम जाम में फंसा था और वो हो रहा था, जो जो मेन क्रक्स है वो लिखना, ठीक। इस वक्त बंधु बेजा हो रहा था, वो हिल-जुल भी नहीं सकता था। बंधु के ठेले के वजह से अंधेर देव के तंग बाजार में रास्ता तकरीबन बंद होकर रह गया। बंधु के ठेले के बीच पीछे कारें, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह की एक लंबी कतार लग गई। इन्हीं के दरमियान तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए थे। इन गाड़ियों में अमीर, गरीब, दुकानदार, फौजी, गर्ज़ ये कि हर तरह के लोग फंसे हुए थे। यूँ तो वज़ीर अपने गाड़ी में बैठा बातें कर रहा था, मगर बार-बार घड़ी भी देखता जाता था। इसके गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक़्त करीब आ रहा था, लेकिन बंधु इन सब चीज़ों से बेखबर था। आज इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठेले को आगे बढ़ा सके। उसे बचपन में खरीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ रहा था, जो दूसरों बच्चों के खिलौने के सामने बिल्कुल हक़ीर था। मतलब कि एकदम कोई वैल्यू ही नहीं था, एकदम वैल्यूलेस था। इसके साथी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन किस्मत ने इससे के काठ का घोड़ा ही बना डाला, और इससे उसे ये बात भी सता रही थी कि इसका बेटा चंदू, इसके बेटे का नाम था चंदू, वो भी इस तरह कहीं काठ का घोड़ा बनकर ना रह जाए। वो सड़क के बीच बैठे ये सब बातें सोच रहा था। अगर वो आगे बढ़े तो ज़िंदगी चलने लगे। तो बस ये था इतना, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तुम सोच के देखो वो कितना छोटा-सा था सैयद एहतेशाम हुसैन के बारे में, और यहाँ पे ज़्यादा तुम्हें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास वक़्त है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। उनके बारे में अच्छे से याद है, वो लिखो, इनके बारे में अच्छे से याद है, ये लिखना, ठीक। अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, वो हमारा सवाल नंबर 8 है। अब वो हमारा जो था ये काठ का घोड़ा और वो जो सैयद एहतेशाम हुसैन थे, ये हमारा स्टोरी वाला था। अब हमारा आ गया पोएम वाला। तो पोएम वाले में शायर नज़ीर अकबर आबादी के बारे में लिखना है, और नीचे या फिर पहाड़ और गिलहरी का खुलासा लिखना है, ठीक? तो वही है, ऊपर में अब तुम्हें जिसमें ज़्यादा अच्छे से कमांड हो वो लिख देना, ठीक? तो वैसे ही एक मतलब कि ऐसा ऑप्शन था ना कि 3 पोएम से शायर होंगे, और 3 जो ऐसे नॉर्मल स्टोरी वाले शायर में से कोई 3 होंगे। तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, समझे? कि एक एहतेशाम हुसैन हो गया नीचे, और नीचे नज़ीर अकबर आबादी, ठीक? तो इसमें से है ना, ये जितने भी तुम्हारी जान-पहचान बुक में चैप्टर के राइटर हैं, उसमें से 6 इंपॉर्टेंट राइटर हैं। लाइक जो मतलब सीबीएसई के सिलेबस में आया था ना, 6 इंपॉर्टेंट राइटर, वो तुम्हें पता होगा ना, नीचे कमेंट कर देना, और सब बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि कौन-सा है। वो 6 इंपॉर्टेंट है, बट 6 इंपॉर्टेंट का ज़रूरी नहीं है कि वो वही 6 आएँ। उनके अलावा कोई और भी राइटर आ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था। तो इसका ध्यान रखना, लेकिन इस 6 के बारे में अच्छे से कमांड हासिल कर लेना, ठीक? तो अब चलो हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग सवाल नंबर 8 की तरफ, नज़ीर अकबर आबादी की तरफ। चलो हम लोग नज़ीर अकबर आबादी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक? तो वली मोहम्मद नाम नज़ीर तखल्लुस था। हाँ, ये पिछले साल है ना सीबीएसई के एग्ज़ाम वाले में है ना, क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नज़ीर अकबर आबादी का नाम ऐसा क्या था? वली मोहम्मद किनका नाम था? तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वली मोहम्मद नज़ीर इनका तखल्लुस था, ठीक? दिल्ली में पैदा हुए, अवाइल उम्र में आगरा चले गए, वहाँ मुअल्लिम के फ़राइज़ अंजाम दिए और सारी उम्र आगरा में गुज़ार दी। नज़ीर ने मुख्तलिफ शारी असनाफ़ पर तिब्बे आज़माई की है, लेकिन वो नज़्म गो शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। इनका मुशाहिद वसी था, इन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को अपनी शायरी का मौज़ू बनाया है। हिंदुस्तान का रस्म-व-रिवाज, मेलों-ठेलों पर तफ़रीहात, मशागिल पर जितनी नज़्में कही हैं, शायद किसी और शायर ने नहीं कही। मतलब कि हिंदुस्तान के मेलों-ठेलों, मतलब रोड को देख रहे हैं, उस पे कुछ नज़्म लिख रहे हैं, वहाँ का कुछ कल्चर देख लिया, उस पे कुछ शायरी लिख रहे हैं, इस टाइप का। तो ये जितना लिखे हैं ना, उतना शायद ही कोई और शायर लिखे इतना। नज़ीर को ज़बान व बयां पर कुदरत हासिल थी। इनकी ज़बान इंतहाई साफ़, सहल और सादा थी, और उर्दू के अवामी शायर थे, तस्लीम किए जाते हैं, उर्दू के अवामी शायर तस्लीम किए जाते हैं। ये तो हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक? तो ये था। अब या तो हमें पहाड़ और गिलहरी के बारे में लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में एकदम क्रक्स लिखना है क्या? तो ये था हमारा नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, और हमारे एक और ऑप्शन था, पहाड़ और गिलहरी का हमें खुलासा लिखना था। तो पहाड़ और गिलहरी के इसमें ना हमें सबसे पहले सियाक़-व-सबाक़ करके लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका ये लिखना होता है। तो सियाक़-व-सबाक़ लिख देना आगे में ऐसे करके, और ये नज़्म शायर मशरिक़ यही जो है ना, यही इसी चीज़ को सियाक़-व-सबाक़ बोलते हैं। तुम्हें हेडलाइन सियाक़-व-सबाक़ का लिखो, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पहले शायर का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, फिर उस नज़्म के बारे में, ठीक? तो ये नज़्म शायर मशरिक़ डॉक्टर सैयद मोहम्मद इक़बाल की लिखी हुई है। इस नज़्म के ज़रिए अल्लामा इक़बाल ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वही इस दुनिया का खालिक और मालिक है और पालनहार है बेशक। तो ये बात यही इसका था कि पहाड़ अपने आप को बहुत ही इगोइस्टिक बन जाता है, और गिलहरी को बोलता है, यार तू तो पिद्दू सी गिलहरी क्या करेगी ये? तो फिर गिलहरी बोलती है कि यार सब बनाई हुई अल्लाह की कुदरत है ये करके, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने कायनात में हर छोटी-बड़ी चीज़ को एक ख़ास हिकमत से पैदा किया है, इसलिए अल्लाह ताला की बनाई हुई
कोई भी चीज बेफायदा नहीं है। कायनात में हर छोटी बड़ी चीज की अपनी अहमियत है, किसी को बेफायदा नहीं समझना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अल्लाह ने किसी ना किसी मसलहत के तहत उससे बनाया है, तो तुम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। अहमियत को बेफायदा नहीं समझना चाहिए। इसके साथ जो हमारा टारगेट था राइटिंग स्किल्स का, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से तुम्हें बहुत ही हेल्प मिली होगी। लाइक खत का जो पैटर्न फॉर्मेट होता है, वो नफ्स मजमून में कैसे कैसे लिखना है, क्या मार्क्स मिलना है, वो सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया था। इस एनी डाउट तुम कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हो। मैं हर किसी का रिप्लाई कर देता हूँ, और दिन भर में किसी एक मरतबा तो खोल के देख ही लेता हूँ कि किसी ने कुछ पूछा है कि नहीं, और हर दिन कुछ ना कुछ रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो होगा हिस्सा जी होगा, जो हमारा ग्रामर सेक्शन है, तो उसमें तो बहुत ही कम वक्त लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा। इससे तुम्हारा ग्रामर का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, तुम ग्रामर की वन शॉट वाली वीडियो देख लेना, मतलब कि नेक्स्ट सेशन से पहले जो ग्रामर की है ना, कोर्स बी है तो कोर्स बी की वीडियो देख लेना, कोर्स ए के लिए भी वीडियो है, तो जो हो तुम्हारा वो देख लेना। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में ग्रामर करेंगे, उसके बाद वाले सेशन में हम लोग लिटरेचर वाला काम करेंगे, और हमारा इस तरीके से सैंपल पेपर पूरी तरीके से निपट जाएगा। और भी कुछ वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट कर देना, और मुझे जैसे अगर वक्त मिलता है तो मैं जरूर बनाऊंगा, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कुछ भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा नीचे कमेंट करके बताना, उससे फीडबैक से हमें बहुत हेल्प मिलती है, और नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक, चलो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज।